मॉर्गेजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए ये जो ऑर्डर है ये मॉर्गेजेस से रिलेटेड है। मॉर्गेज करवाते हैं हम प्रॉपर्टी को और वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए इमूवेबल। देखिए इस ऑर्डर को समझने से पहले अब इसमें वर्ड्स आ रहे हैं फोरक्लोजर, रिडेम्पशन, ये क्या होते हैं, थोड़ा सा मॉर्गेज को स्लाइटली हम समझ लेते हैं, फिर ये ऑर्डर पढ़ने में हमें आसानी हो जाएगी। देखें फॉर इंस्टेंस एक पर्सन है, उसको कोई रकम वगैरह चाहिए, कोई लोन लेना चाहता है, वो बैंक के पास जाता है, बी बैंक के पास चला गया। फॉर इंस्टेंस इसको 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए इसको चाहिए लोन, ये बैंक के पास गया। अब बैंक इसको लोन देता है, उसके लिए ये अपनी जो इसकी एक ही प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको मॉर्गेज करना पड़ता है इसको बैंक को। ऐसे ही होता है ना हमारे यहाँ। अब ये प्रॉपर्टी इसने मॉर्गेज करवा दी, क्या होगा जब ये लोन पे कर देगा तो ये प्रॉपर्टी इसकी रिडीम करवा ली जाएगी। देखें अब यहाँ पे जो ये अपनी प्रॉपर्टी को ए मॉर्गेज करवा रहा है इसको कहते हैं मॉर्गेजर। जिसके पास ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाई जा रही है, हमारी एग्जांपल में ये बैंक है, इसको हम मॉर्गेजी कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में मॉर्गेजर मॉर्गेजी हमें क्लियर हो गए। जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाता है उसको मॉर्गेजर, और जिसके पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाई जाती है उसको मॉर्गेजी। अब नेक्स्ट बात आ गई, यहाँ पे इस ऑर्डर में बात होगी सूट फॉर रिडेम्पशन, सूट फॉर फोरक्लोजर और सूट फॉर सेल की। 3 सूट्स हैं इसमें। देखें जिसने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवाया, जो मॉर्गेजर है हमारा, वो फाइल कर सकता है सूट फॉर रिडेम्पशन। किस चीज की रिडेम्पशन वो चाह रहा है? वो ये चाह रहा है कि जो इसकी प्रॉपर्टी इसने मॉर्गेज करवाई थी, अगर इसने ये लोन जो 10 लाख रुपया इसने लिया था ये वापस कर दिया तो इसकी प्रॉपर्टी रिडीम कर दी जाए। तो ये फाइल करेगा मॉर्गेजर हमेशा सूट फॉर रिडेम्पशन। दूसरी साइड पे अगर ये मॉर्गेजर अपने लोन की पेमेंट नहीं करता तो जो मॉर्गेजी है वो कौन सा सूट फाइल कर सकता है? अब ये प्रॉपर्टी तो उसके पास है जो कि प्लेज जो कि मॉर्गेज हो चुकी है। अब ये क्या करेगा, ये सूट फॉर फोरक्लोजर ये फाइल कर सकता है, प्लस ये सूट फॉर सेल, ये 2 सूट्स ये मॉर्गेजी फाइल कर सकता है। भाई इसको क्या कंसर्न है कि जो इसने रकम लोन की दी थी वो अदा कर दी जाए। अगर ये मॉर्गेजर अदा नहीं कर रहा तो ये कोर्ट में जाके एक सूट फाइल करेगा कि जी इसका राइट ऑफ रिडेम्पशन क्लोज कर दिया जाए। इसको कहते हैं सूट फॉर फोरक्लोजर। ये जाके सूट फाइल करेगा अदालत में सूट फॉर फोरक्लोजर के इस मॉर्गेजर का राइट ऑफ रिडेम्पशन ख़त्म कर दिया जाए। इसको कहते हैं सूट फॉर फोरक्लोजर। और उसके बाद वो सूट फॉर सेल भी फाइल कर सकता है कि जी इस प्रॉपर्टी को बेचने की इजाज़त दी जाए। सो यहाँ पे 2 बातें हमें क्लियर है। सूट फॉर रिडेम्पशन मॉर्गेजर फाइल करेगा, सूट फॉर फोरक्लोजर और सूट फॉर सेल ये मॉर्गेजी फाइल करता है। अब यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जब ये सूट इसकी तरफ से मॉर्गेजर की तरफ से फाइल किया जा रहा है तो ये इस सूट में हमेशा प्लेंटिफ होगा, क्योंकि ये बातें बार बार आनी है इस ऑर्डर में तो कंफ्यूजन ना हो। इन सूट्स में हमेशा मॉर्गेजी जो है वो प्लेंटिफ होगा। अंडरस्टूड बात है, लेकिन फिर भी वहाँ पे ऑर्डर्स में हमें ऑर्डर में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली इन सूट्स में डिफेंडेंट मॉर्गेजर होगा, इस सूट में ये मॉर्गेजी डिफेंडेंट होगा। तो ये होगी पहली बात कि मॉर्गेज वाला स्कीम क्या होती है। अब ये 3 किस्म के सूट्स इसमें आएंगे, रिडेम्पशन, फोरक्लोजर और सेल वाला। अगर ऑर्डर की तरतीब से चलें तो सबसे पहले ये सूट फॉर फोरक्लोजर आ रहा है, उसके बाद सेल आ रहा है और एंड पे रिडेम्पशन वाला आ रहा है। सो सूट फॉर फोरक्लोजर। अब अगर इसका रूल नंबर 1 देखें वो क्या कह रहा है, पार्टीज टू सूट्स फॉर फोरक्लोजर, सेल एंड रिडेम्पशन। अब इसमें यह बताया गया कि इन तीनों सूट्स में पार्टीज कौन कौन सी होंगी।
यहाँ पे कह रहे हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड ऑल पर्सन्स हैविंग एन इंटरेस्ट ईदर इन द मॉर्गेज सिक्योरिटी और इन द राइट ऑफ रिडेम्पशन shall be joined as parties to any suit relating to the mortgage। वो कह रहे हैं कि जितने भी पर्सन्स हैं, ऑल पर्सन्स जिनका कोई इंटरेस्ट है मॉर्गेज सिक्योरिटी में या राइट ऑफ रिडेम्पशन में, जिनका कोई इंटरेस्ट है, वो सारे के सारे इस मॉर्गेज से रिलेटेड सूट में पार्टी बनेंगे, पार्टी टू द सूट्स। इन तीनों सूट्स में ये इन्होंने एक जनरल बात हमें बता दी है, ऑल पर्सन्स जिनका इंटरेस्ट है मॉर्गेज सिक्योरिटी में या रिडेम्पशन के राइट में, वो सब को पार्टी बनाया जाएगा। सब रूल 1 में ये देखें, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड ऑल पर्सन्स हैविंग एन इंटरेस्ट ईदर इन द मॉर्गेज सिक्योरिटी, मॉर्गेज सिक्योरिटी में उनका इंटरेस्ट है, या राइट ऑफ रिडेम्पशन में, इसको रिडीम करवाने में प्रॉपर्टी में उनका इंटरेस्ट है, शेल बी ज्वाइंट एज पार्टीज टू एनी सूट रिलेटिंग टू द मॉर्गेज। मॉर्गेज से रिलेटेड कोई भी सूट फाइल कर लो, उसमें ये सब लोग पार्टीज होंगे जिनका इंटरेस्ट है। एक्सप्लेनेशन बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहते हैं अ प्यूनी मॉर्गेज मे सू फॉर फोरक्लोजर और फॉर सेल विदाउट मेकिंग द प्रायर मॉर्गेजी अ पार्टी टू द सूट एंड अ प्रायर मॉर्गेजी नीड। अच्छा, यहाँ पे अब प्यूनी मॉर्गेजी की इन्होंने बात की है। देखें, ये एक पर्सन है, इसने 10 लाख रुपया लिया है बी से, ये तो मॉर्गेजी हमारा आ गया, इसने ये प्रॉपर्टी इसको मॉर्गेज करवा दी। अब यहाँ पे अगर इसने इसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मिसाल ले लेते हैं, इसने सी को भी मॉर्गेज कर दिया, यही प्रॉपर्टी इसने सी को भी मॉर्गेज कर दी, पहले इसको मॉर्गेज की, अब इसको मॉर्गेज कर दी। अब ये जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी है, पहले वाला बी है, दूसरे वाला सी है, इसको कहते हैं प्यूनी मॉर्गेजी, प्यूनी मॉर्गेजी या सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी। अब ये हमें यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, सेम प्रॉपर्टी पहले किसी एक पर्सन को उसने मॉर्गेज की है, सेम प्रॉपर्टी बाद में उसने किसी दूसरे पर्सन को भी अगर मॉर्गेज कर दी है, तो इसको कह रहे हैं हम प्यूनी मॉर्गेजी। अब इससे रिगार्डिंग क्या एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं, अब प्यूनी मॉर्गेजी मे सू फॉर फोरक्लोजर। अब ये भी जो प्यूनी मॉर्गेजी है, ये सूट फॉर फोरक्लोजर फाइल कर सकता है कि जी इसका मॉर्गेजर का राइट ऑफ रिडेम्पशन ख़त्म कर दिया जाए, इसको इस प्रॉपर्टी को रिडीम करना होता है, रिहा करना, यानी आज़ाद करवाने का इसका राइट क्लोज कर दिया जाए। और फॉर सेल, और ये सूट भी, ये प्यूनी मॉर्गेजी सूट फॉर सेल भी फाइल कर सकता है कि जी इसने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए, आप इसकी प्रॉपर्टी को अब सेल कर दो, ये भी दावा कर, ये दोनों दावे प्यूनी मॉर्गेजी भी दायर कर सकता है। अब प्यूनी मॉर्गेजी मे सू फॉर फोरक्लोजर और फॉर सेल विदाउट मेकिंग द प्रायर मॉर्गेजी अ पार्टी टू द सूट। अब ये अगर ये वाले सूट फाइल कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो इसका प्रायर मॉर्गेजी था, ये इसको भी पार्टी बनाए। पहली एक्सप्लेनेशन में बात ये कह रहे हैं, फर्स्ट थिंग क्या आ गई कि इसको बी को नो नीड टू मेक अ पार्टी, नो नीड टू मेक अ पार्टी, पहली बात ये कर दी है इन्होंने। सेकेंडली, एंड अ प्रायर मॉर्गेजी नीड नॉट टू बी जॉइंट इन अ सूट फॉर टू रिडीम अ सब्सिक्वेंट मॉर्गेज। अब दूसरी बात फिर वो उन्होंने कर दिया है कि ये जो बी था, इसको दूसरी दफा पार्टी कब नहीं बनाया जाना चाहिए। दो बातें हैं इसमें। पहली बात कह रहे हैं विदाउट मेकिंग प्रायर मॉर्गेजी पार्टी टू द सूट, जब इसने सी ने सूट फॉर फोरक्लोजर और सूट फॉर सेल फाइल करना है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बी को पार्टी बनाए। दूसरी बात, एंड अ प्रायर मॉर्गेजी, अब ये प्रायर मॉर्गेजी तो ये हमारा बी था ना, बी नीड नॉट टू बी एंड अ प्रायर मॉर्गेजी नीड नॉट बी जॉइंड इन अ सूट टू रिडीम अ सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी। अगर इसने ए ने एक सूट फॉर रिडेम्पशन फाइल किया है इसके अगेंस्ट सी के,
सूट फॉर रिडम्पशन किसने फाइल किया है? ए ने। मॉर्गेजर तो सेम है ना, इसने 2% को करवा दी। पहली बात कह रहे हैं कि अगर ये जो सी है इसने सूट फाइल किया फॉर फोरक्लोजर और सेल, तो ज़रूरी नहीं है बी को पार्टी बनाया जाए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर ए ने सूट फॉर रिडम्पशन फाइल किया सी के अगेंस्ट, सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी, प्यूनी मॉर्गेजी के अगेंस्ट, तो ज़रूरी नहीं है कि ये बी को यहाँ पे इसमें भी पार्टी बनाए। सो दो बातें आ गई। लास्टली दोबारा कर लेते हैं। अ प्यूनी मॉर्गेजी मे सू फॉर फोरक्लोजर और फॉर सेल विदाउट मेकिंग प्रायर मॉर्गेजी अ पार्टी टू द सूट। पहली बात आ गई, बी को ज़रूरत नहीं है अगर सी ने सूट फाइल किए हैं। एंड अ प्रायर मॉर्गेजी नीड नॉट बी जॉइंड इन अ सूट टू रिडीम अ सब्सिक्वेंट मॉर्गेज। अगर ए ने सी के पैसे दे दिए, इसने सी के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया कि जी मेरी प्रॉपर्टी इससे सी से रिडीम करवाई जाए, तो इसका बी का तो इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं इस सूट में भी बी को पार्टी बनाना ज़रूरी नहीं है। रूल 2 प्रिलिमिनरी डिक्री इन फोरक्लोजर सूट। अब ये रूल 2 और रूल 3 ये फोरक्लोजर सूट से रिलेटेड है। रूल 2 एंड रूल 3, 2+3, ये दोनों रूल्स फोरक्लोजर के सूट से रिलेटेड है। अब इसमें कह रहे कि क्या कह रहे हैं सब रूल 1 में, इन अ सूट फॉर फोरक्लोजर इफ द प्लेंटिफ सक्सीड्स द कोर्ट शैल पास अ प्रीलिमिनरी डिक्री। अब ये जो मॉर्गेजर था इसने सूट फाइल कर दिया फोरक्लोजर का, सूट फॉर फोरक्लोजर कि जी इसका मॉर्गेजर का राइट टू रिडेम्पशन उसको डीबार कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। सूट फॉर फोरक्लोजर कर दिया इसने फाइल। अब सबसे पहले इसमें कोर्ट प्रिलिमिनरी डिक्री फाइल करे, पास करे। सीधा स्ट्रेट फाइनल डिक्री नहीं होगी, पहले प्रिलिमिनरी डिक्री कोर्ट पास करेगी। अब उसमें होता क्या है, प्लेंटिफ के हक में फैसला आ गया। प्लेंटिफ ये था हमारा मॉर्गेजी, और यहाँ पे कोर्ट प्रिलिमिनरी डिक्री पास करेगी। उसमें क्या होगा, नंबर 1, ऑर्डरिंग दैट एन अकाउंट बी टेकन ऑफ व्हाट ड्यूज टू द प्लेंटिफ एट द डेट ऑफ सच डिक्री। कोर्ट ये उसमें कहेगी अपनी प्रिलिमिनरी डिक्री में कि डिटरमिन करो भाई कि इसकी कितनी, अब ये कह रहे हैं नंबर 1, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द मॉर्गेज, कि ये जो मॉर्गेज इसकी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी, उस पर इंटरेस्ट वगैरह जो थे वो कितने हैं। द कॉस्ट ऑफ द सूट, कि सूट की कॉस्ट कितनी है। इफ़ एनी अवॉर्डेड टू हिम, अगर इसके हक में फैसला आया तो कोर्ट कॉस्ट भी तो डाल सकती है ना, वो कोर्ट कह सकती है उसके लिए भी देखो। 3, other cost, charges and expenses properly incurred by him up to that date in respect of his mortgage security together with interest thereon। यहाँ पे प्रीलिमिनरी डिक्री में पहले तो कोर्ट ये कहेगी कि भाई देखो इसने प्रिंसिपल अमाउंट, उस पर कितना इंटरेस्ट है, सूट की कॉस्ट कितनी है, तीसरा कोई अदर एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो सारे बताओ कि जी कितने हैं। प्रीलिमिनरी डिक्री में पहली बात तो ये हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस ये 10 लाख का इसका था, के लिए इसने मॉर्गेज करवाया था प्रॉपर्टी को, 10 लाख प्लस सूट की कॉस्ट डाल के जो दूसरे एक्सपेंसेस वगैरह भी हो रहे हैं निकाल के, फॉर इंस्टेंस ये बन गई 12 लाख रुपए। प्रिंसिपल 10 प्लस ये कॉस्ट, इंटरेस्ट, ये सब्सिक्वेंट चार्जेस, वट एवर सब कुछ डाल के ये 12 लाख बन गई। कोर्ट पहले ये डिटरमिन करवाएगी। बी, डिक्लेयर द अमाउंट सो ड्यू एट दैट डेट, जिस डेट पे ये प्रीलिमिनरी डिक्री पास हो रही है उस डेट पे कोर्ट कह देगी कि भाई ये अमाउंट है, इसको आप पे करोगे, डिक्लेयर कर देगी इस अमाउंट को। सी, डायरेक्टिंग, अब डिक्लेयर पहले डिटरमिन करवाया फिर डिक्लेयर कर दिया बी में, अब सी में डायरेक्ट करेगी उसके रिगार्डिंग। दैट इफ द डिफेंडेंट pays into court the amount so found or declared due on or before such date as the court may fix within 6 months from the date on which the court confirms or countersigns accounts taken under clause A, or from the date in which such amount is declared in the court under clause B, as the case may be। यहाँ पे कोर्ट फिर प्रीलिमिनरी डिक्री में क्या करेगी, कोर्ट ये करेगी कि इसको मॉर्गेजर को डायरेक्ट करेगी कि अब ये टाइम पीरियड कितना यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि विदिन 6 मंथ उसके इसमें जिस दिन डिक्री पास हो रही है उससे लेके 6 महीने के अंदर अंदर की कोई एक डेट फिक्स कर देगी
कोर्ट प्रीलिमिनरी डिक्री में कि भाई जो ये अमाउंट बन रही है आपकी डिक्लेयर हमने एग्जांपल के लिहाज से 12 लाख किया सारे कॉस्ट इंटरेस्ट वगैरह डाल के, वो कह रहे हैं कि जी ये विद इन 6 मंथ्स एक डेट जो फिक्स किया है, इससे पहले पहले ये मॉर्गेजर ये सारी अमाउंट को कोर्ट में पे कर दे, ये डायरेक्ट उसको करेगी। इफ़ द डिफेंडेंट पेज इनटू द कोर्ट द अमाउंट सो फाउंड और डिक्लेयर्ड, या जो अमाउंट 12 लाख फाउंड यानी बन रही है इतनी, कोर्ट उसको डिक्लेयर या उसको डिक्लेयर कर रही है अंडर क्लॉज ए या बी में, वो भाई आप पे कर दो। एंड देयर आफ्टर पे सच अमाउंट्स एज मे बी एडजस्ट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट, या जो सब्सिक्वेंट कॉस्ट जो बाद में भी उससे बन रही है, जो भी कोर्ट उस पर लगा रही है, रूल 10 में रूल 11 में, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। द प्लेंटिफ, अब हुआ क्या, प्रीलिमिनरी डिक्री में ये एक अमाउंट थी जिसके रिगार्डिंग मॉर्गेजर को डायरेक्ट कर दिया कोर्ट ने विद इन 6 मंथ, इस डेट पे या इससे पहले आप कोर्ट में पे कर दो, उसने वो पे कर दी उस डेट पे या उससे पहले कोर्ट में। तो यहाँ पे ये प्लेंटिफ अब क्या करेगा, प्लेंटिफ को तो अपनी अमाउंट चाहिए थी, कॉस्ट चाहिए थी, एक्सपेंसेस चाहिए थे, इंटरेस्ट चाहिए थे, वो सारा कुछ इसने मॉर्गेजर ने पे कर दिया। अब इसको कोर्ट कहेगी कि भाई जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना तुम्हारे पास इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, वो सारे इसको वापस करो। फिर ये देखें आगे क्या कह रहे हैं, द प्लेंटिफ शैल डिलीवर अप, तो ये प्लेंटिफ डिलीवर कर देगा सारे डॉक्यूमेंट्स अप टू द डिफेंडेंट और सच पर्सन एज डिफेंडेंट अपॉइंट्स, उस डिफेंडेंट को दे देगा, इसको मॉर्गेजर को, या इसका ये किसी पर्सन को नॉमिनेट करता है तो उसको वो डॉक्यूमेंट्स दे देगा। और all documents in his possession or power relating to the mortgage property and shall if so required re-transfer the property to the defendant at his cost free from the mortgage or from all encumbrances created by the plaintiff। डॉक्यूमेंट्स वापस करेगा, इसको री-ट्रांसफ़र करना भी अगर प्रॉपर्टी को रिक्वायर्ड होगा तो इसको री-ट्रांसफ़र भी कर दिया जाएगा, किसके नाम पे, मॉर्गेजर के नाम पे। कौन करेगा, ये मॉर्गेजी जो कि प्लेंटिफ है। डॉक्यूमेंट्स वापस करेगा, री-ट्रांसफ़र करेगा, और री-ट्रांसफ़र करने की जो भी कॉस्ट वगैरह आएगी वो फिर इस मॉर्गेजर ने पे करनी, उसके नाम पे अगर री-ट्रांसफ़र हो रही। थर्ड वन ये है कि जो पोजेसन वगैरह अगर वो भी रिक्वायर्ड होगा तो वो भी पोजेसन भी ये प्लेंटिफ, अगर ये प्रॉपर्टी इसके पोजेसन में भी है तो ये इसको वापस कर देगा, क्योंकि उसने सब कुछ अगर पे कर दिया। तो ये 3 काम फिर इसकी तरफ से किए जाएंगे। और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम और वेयर द प्लेंटिफ क्लेम्स बाय derived title by those under whom he claims and shall also if necessary put the defendant in possession of the property। so जिस पर्सन के कोई टाइटल आ रहे हैं, जिनके थ्रू ये कर रहा है whatever, ये 3 काम किए जाएंगे अगर इसने उस डेट पे या उससे पहले कोर्ट में जो अमाउंट डिक्लेयर हुई है, जो ड्यू है, वो सारी अगर पे कर दी जाएंगी तो इस तरह मसला हल होगा। इसका आगे सेकेंडली दैट इफ़ पेमेंट ऑफ द अमाउंट फाउंड और डिक्लेयर ड्यू अंडर और बाय द प्रीलिमिनरी डिक्री इज़ नॉट पेड ऑन। अब दूसरी बात ये कर रही है, पहले में तो ये था ना कि इसने पे कर दिया, दूसरे में आ गया कि इसने पे अगर नहीं की तो फिर क्या होगा, नॉट पेड is not made on or before the date so fixed, the defendant fails to pay within such time as the court may fix the amount adjudged due in respect of subsequent costs, charges, expenses or interest, the plaintiff shall be entitled to apply for a final decree debarring the defendant from all rights to redeem the property। अगर इसने पे नहीं किया जो ये टाइम दिया गया था उसमें, तो यहाँ पे मॉर्गेजी वो एंटाइटल हो जाएगा कि वो फाइनल डिक्री के लिए अप्लाई कर दे कि इसका राइट टू रिडेम्पशन को क्लोज कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, डी बार कर दिया जाए। पे करता है वेल एंड गुड, फिर ये काम करेगा प्लेंटिफ। पे नहीं करता तो ये एंटाइटल होगा, फाइनल डिग्री के लिए अप्लाई कर देगा जी फारिग करो इसको, इसका राइट टू रिडेम्पशन क्लोज कर दिया जाए। अच्छा, अब इसका सब रूल 2, द कोर्ट में ऑन गुड कॉज शोन एंड अपॉन टर्म्स टू बी fixed by the court from time to time at any time before the final decree is passed extend the time for fixed for the payment of the amount found or declared due under sub rule 1 or of the amount adjudged in respect of subsequent cost। अब यहाँ पे ये फर्दर कह रहे हैं सब रूल 2 में कि कोर्ट के पास ये पावर होगी कि अगर वो टाइम टू टाइम, ये जो डेट है ना एक उसने फिक्स की है
कि जी इस डेट तक ये मॉर्गेजर जो डिफेंडेंट है सारी अमाउंट पे करे। अगर ये कोई गुड कॉज शो करता है कि जी इस टाइम को बढ़ा दिया जाए, मुझे 1 महीना और दे दिया जाए, मुझे 2 हफ्ते और दे दिया जाए, अगर ये कोई गुड कॉज शो कर रहा है तो कोर्ट इस टाइम को एक्सटेंड भी कर सकती है। सब रूल 2 में बस इतनी सी बात है। सब रूल 3 ये इंपॉर्टेंट है, वेयर इन अ सूट फॉर फोरक्लोजर सब्सिक्वेंट मॉर्गेजेस or persons deriving title from or subrogated to the rights of any such mortgages are joined as parties. The preliminary decree shall provide for the adjudication of the respective rights and liabilities of the parties in a suit in a manner and form set forth with form 9 form 10. देखें, अगर इसको सब रूल 3 को मैं कंक्लूड करूँ ना, इसमें यहाँ पे ये कहा गया है कि जो ये मॉर्गेजी ने सूट फाइल किया है फॉरक्लोजर का, उसमें अगर कोई सब्सिक्वेंट मॉर्गेजेस हैं या कोई दूसरे ऐसे लोग हैं जिनके कोई राइट्स वगैरह क्रिएट हो गए हैं, कोई इंटरेस्ट वगैरह है, वो लोग अगर इस सूट में पार्टी बना दिए गए हैं, ये मॉर्गेजी ने बी ने जो सूट फाइल किया था सूट फॉर फॉरक्लोजर, इसमें जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी या दूसरे जो भी लोग हैं जिनका कोई टाइटल वगैरह क्रिएट हो गया है, अगर इनको पार्टी बना दिया गया है तो कोर्ट जो इनके राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेगी। ऐसे नहीं हो सकता सूट फॉर फोरक्लोजर इसने फाइल किया है, उसके बाद जो बाकी इनके जो राइट्स हैं वो फारिग हो जाए। अगर ये पार्टी बन गए हैं तो कोर्ट ने इनके राइट्स को भी देखना, और उसके लिए अकॉर्डिंगली उन्होंने फॉर्म 9 एंड 10 बताए हुए हैं, वो आप एंड पे सीपीसी में देख लेना। बहरहाल मोटी बात सब रूल 3 में है कि जब इनको भी सब्सिक्वेंट मॉर्गेजेस वगैरह को अगर पार्टी बना दिया गया तो कोर्ट ने इनके राइट्स लाइबिलिटीज़ वगैरह उनको भी देखना, उनको भी प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि सारा कुछ इसके लिए ही होगा, इनके भी राइट्स वगैरह को देखा जाएगा विद सच वेरिएशंस एज द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस में रिक्वायर। तो बेसिकली ये कहा गया कि अगर ये पार्टी बना दी गई तो इनके राइट्स को भी देखा जाएगा। रूल 3 फाइनल डिक्री इन फोरक्लोजर सूट। अब यहाँ पे फाइनल डिक्री की बात हो रही है फोरक्लोजर सूट में। सब रूल 1 वेयर बिफोर द फाइनल डिक्री डिबारिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम ऑल राइट्स टू रिडीम द मॉर्गेज प्रॉपर्टी हैज़ बिन पास्ड, यानी कह रहे हैं कि प्रीलिमिनरी डिक्री आ गई, उसके बाद फाइनल डिक्री आने से पहले किसी भी टाइम जो डेट बताई गई थी उस पर, या फाइनल डिक्री आने से पहले जो मॉर्गेजर था जिसके अगेंस्ट प्रीलिमिनरी डिक्री पास की गई थी, द डिफेंडेंट मेक्स पेमेंट इनटू कोर्ट ऑफ ऑल अमाउंट्स ड्यू फ्रॉम हिम अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 2। जो रूल 2 हम पढ़ के आ रहे हैं उसके अंदर जो सब रूल 1 के अंदर जितने भी ड्यूज़ वगैरह थे जो बताए गए थे, जिनके रिगार्डिंग डायरेक्शन दी गई थी डिफेंडर को कि आप इसको पे करें, उसने कोर्ट में वो अमाउंट पे कर दिया। पहली बात, द कोर्ट शैल ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द डिफेंडेंट इन दिस बिहाफ पास अ फाइनल डिक्री। तो जैसे ही इसने अमाउंट वगैरह पे कर दी तो ये कोर्ट में अप्लाई करेगा कि जी इससे रिगार्डिंग अ फाइनल डिक्री आप पास करें। अब उस फाइनल डिक्री में ये क्या कहेगा कि जी अगर डॉक्यूमेंट्स इसको डिलीवर नहीं हुए तो वो डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करवाए जाएँ, रीट्रांसफ़र अगर करवानी है तो वो करवाई जाए, पोजेशन जो है वो इसको दिलवाया जाए। देखें, ए ऑर्डरिंग द प्लेंटिफ टू डिलीवर अप डॉक्यूमेंट्स रेफर टू इन द प्रीलिमिनरी डिक्री, कि अगर वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो इसको डिलीवर करवाए जाएँ। And if necessary ordering him to retransfer all the costs of the defendant mortgage property as directed in the said decree, या preliminary decree में अगर retransfer का भी कहा गया तो वो retransfer करवाई जाए। And also if necessary ordering him to put the defendant in possession of the property, तो और अगर ज़रूरी हो तो इसको possession भी दिलवाया जाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं प्रीलिमिनरी डिक्री पास होने के बाद जो टाइम दिया गया था उसके दरमियान या डिक्री फाइनल डिक्री आने से पहले अगर तो मॉर्गेजर ने सारे ड्यूज़ वगैरह विद इंटरेस्ट वॉटएवर सब कुछ पे कर दिया तो ये कोर्ट को अप्लाई करेगा फाइनल डिक्री के लिए कि जी ये डॉक्यूमेंट्स और ये जो कुछ प्रीलिमिनरी डिक्री में जो इस प्लेंटिफ ने करना था उसको ऑर्डर पास किया जाए कि वो करे। इसका सब रूल 2 वेयर पेमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद सब रूल 1 हैज़ नॉट बिन मेड। लेकिन दूसरी बात आ गई कि सब रूल 1 में पहले था कि अगर वो पेमेंट्स कर देता है, यहाँ पे बात आ रही है कि अगर उसने पेमेंट्स वगैरह नहीं की तो
has not been made, the court shall, on application made by the plaintiff in this behalf, pass a final decree declaring that the defendant and all persons claiming it through or under him are debarred from all rights to redeem the mortgage property, and also, if necessary, ordering the defendant to put the plaintiff in possession of the property. सब रूल 1 के अकॉर्डिंगली पेमेंट कर दी है तो ये एप्लीकेशन दे सकता है मॉर्गेजर कि जी फाइनल डिक्री पास की जाए, ठीक है। सब रूल 2 के अकॉर्डिंगली अगर तो इसने पेमेंट नहीं की तो ये मॉर्गेजी ये कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है कि ये फाइनल डिक्री पास करें कि इसने पेमेंट वगैरह जो टाइम था उसमें नहीं दी और इसका राइट टू रिडेम्पशन उसको डी बार कर दिया जाए। ये फिर यहाँ पे सब रूल 3 के अकॉर्डिंगली फाइनल डिक्री पास करने के लिए ये कोर्ट में एप्लीकेशन देगा। और अगर इसके पास पोजेशन नहीं है, मॉर्गेजेस में नॉर्मली जो होता है वो यही होता है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए जाते हैं, प्रॉपर्टी मॉर्गेज जो होती है, लेकिन उसका पोजेशन जो मॉर्गेजर होता है उसी के पास होता है। तो यहाँ पे मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि यहाँ पे ये एप्लीकेशन में साथ ये भी कहेगा कि जी ठीक है इसने पेमेंट नहीं की, फाइनल डिक्री पास करें और मुझे इसका पोजेशन भी लेके दें, तो ये भी ये कर सकता है। सब रूल 3, ऑन पासिंग अ फाइनल डिग्री अंडर सब रूल 2, all liabilities to which the defendant is subject in respect of the mortgage or on account of suit shall be deemed to have been discharged। अगर तो अकॉर्डिंग टू ये कह रहे हैं सब रूल 3 में कि सब रूल 2 के अकॉर्डिंगली मॉर्गेजी ने एप्लीकेशन दी और एक फ़ाइनल डिक्री पास होगी इसकी फेवर में, इसको पोजेशन वगैरह भी दिलवा दिया गया, तो कह रहे हैं चूँकि अब ये अगर इसकी जो भी ग्रीवेंस थी कि इसने जो अमाउंट लेनी थी प्लस कॉस्ट वगैरह वो सारा कुछ वो जितनी भी लाइबिलिटीज़ थी वो मॉर्गेजर के साथ ही डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी जब इसको चली गई है तो फिर पीछे क्या रह जाता है। सो ये था रूल 3। रूल 2 में क्या था, फॉर क्लोजर के सूट में पहले प्रीलिमिनरी डिक्री पास की जाएगी। रूल 3 में था कि फाइनल डिक्री पास की जाएगी प्रीलिमिनरी डिक्री आने के बाद। रूल 4, प्रीलिमिनरी डिक्री इन सूट फॉर सेल। अब यहाँ पे रूल 4, 5 और 6 ये 3 रूल इससे रिलेटेड है। 4, 5 और 6 ये तीनों रूल के दावा जो ये जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है इसकी सेल करने का दावा भी ये मॉर्गेजी फाइल कर सकता है। देखें अब इसमें भी जो सूट होना है उसमें पहले प्रीलिमिनरी डिक्री आएगा और उसके बाद फिर फाइनल डिक्री आएगा सेल से रिगार्डिंग। सब रूल 1, इन अ सूट फॉर सेल इफ द प्लेंटिफ सक्सीड्स। ये सूट फॉर सेल फाइल किया मॉर्गेजी ने, ये इसकी फेवर में फैसला आ गया, इसकी फेवर में ये सक्सीड, इसने अपना केस प्रूव कर दिया है, तो यहाँ पे पहले प्रीलिमिनरी डिक्री पास की जाएगी। इन अ सूट फॉर सेल इफ द प्लेंटिफ सक्सीड्स द कोर्ट शैल पास अ प्रीलिमिनरी डिक्री to the effect mentioned in clause A, B, C of sub rule 1 of rule 2। रूल 2 में जो हम पढ़ के आ रहे हैं, जो प्रीलिमिनरी डिक्री से रिगार्डिंग बताया था, प्रिंसिपल अमाउंट या फिर कॉस्ट वगैरह या अदर जो भी चार्जेस हैं, उन सब के रिगार्डिंग अगर सूट फॉर सेल फाइल किया गया है, इसमें प्रीलिमिनरी डिक्री में इन सब के रिगार्डिंग ये प्रीलिमिनरी डिक्री पास की जाएगी। एंड फर्दर डायरेक्टिंग, और उसके साथ साथ क्या फर्दर डायरेक्ट किया जाएगा, इन डिफॉल्ट ऑफ डिफेंडेंट पेइंग एज देयर इन मेंशन द प्लेंटिफ शैल बी एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर ए फाइनल डिक्री डायरेक्टिंग दैट द मॉर्गेज प्रॉपर्टी और ए सफिशिएंट पार्ट देयर ऑफ बी सोल्ड। यहाँ पे जो सूट फॉर सेल फाइल किया गया है मॉर्गेजी की तरफ से कि जी ये जो प्रॉपर्टी है मॉर्गेज इसको सेल कर दिया जाए, इसमें जो प्रीलिमिनरी डिक्री पहले पास होगी, इसने अपना केस प्रूव कर दिया मॉर्गेजी ने, प्रीलिमिनरी डिक्री पास होगी, उसमें ए तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड उसको कहा जाएगा, डायरेक्ट किया जाएगा कि आप जो हम पीछे पढ़ के आए हैं वो सारे अदा कर दो। अगर वो नहीं करता तो फिर उसके बाद फाइनल डिक्री आएगी कि इस प्रॉपर्टी को या इसके किसी पार्ट को जिससे जो भी क्लेम थे मॉर्गेजी के, जो अमाउंट थी प्रिंसिपल इंटरेस्ट वगैरह, अगर उसके किसी पार्ट से होते हैं अदा तो उस पार्ट को आप सेल आउट कर दो। पहले प्रीलिमिनरी डिक्री में यही कहा जाएगा कि वो सारी कॉस्ट वगैरह वो पे करे। एंड द प्रोसीड ऑफ द सेल आफ्टर डिडक्शन देयर फ्रॉम द एक्सपेंसेस ऑफ द सेल बी पेड इनटू कोर्ट, और जो भी उसकी जो उसको सेल करने के एक्सपेंसेस वगैरह लग रहे हैं वो सारा कुछ कोर्ट में पे किया जाए। दोबारा ये देखें,
and further directing that the in default of defendant paying as therein mentioned, the plaintiff shall be entitled to apply for final decree, directing that the mortgage property or a sufficient part thereof be sold. अगर तो ये प्रिलिमिनरी डिक्री में टाइम दिया गया, नहीं दिया, उसने फिर भी पैसे अदा नहीं किए, तो फिर वो इंटाइटल हो जाएगा कि फाइनल डिक्री के लिए ये मॉर्गेजी अप्लाई कर दे। डायरेक्टिंग दैट द मॉर्गेज, अच्छा, एंड द प्रोसीड्स ऑफ सेल, और जो उस प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद जो भी प्रोसीड होगी आफ्टर डिडक्शन देयर फ्रॉम द एक्सपेंसेस ऑफ द सेल, सेल करवानी है तो उसके पैसे वगैरह तो लगने हैं ना, एक्सपेंसेस, बी पेड इनटू द कोर्ट, वो कोर्ट में अदा कर देने, एंड applied in the payment of what has been found or declared under or by the preliminary decree due from the plaintiff, together with such amount as may have been adjudged due in respect of subsequent costs, charges and interest, and the balance, if any, be paid to the defendant and other persons entitled to receive the same. सिंपल सी बात है, जब प्रीलिमिनरी डिग्री के बाद उसने फाइनल डिग्री के लिए अप्लाई किया तो फिर उसको सेल कर दिया जाएगा प्रॉपर्टी को, और सारा कुछ अदा करने के बाद अगर कुछ बैलेंस बचेगा तो वो इस मॉर्गेजर को अदा कर दिया जाएगा। सिंपल, इसमें कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। सब रूल 2, द कोर्ट में ऑन गुड कॉज एंड अपॉन टर्म्स टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एनी टाइम बिफोर ए फाइनल डिग्री। अब ये यहाँ पे भी वही बात आ गई है कि सूट फॉर सेल में भी जब प्रिलिमिनरी डिग्री पास हो जाएगी तो उसके बाद अगर ये मॉर्गेजर कोर्ट को अप्लाई करता है, गुड कॉज शो करता है कि जी मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दिया जाए, मैं अरेंज कर लेता हूँ, मैं पे कर देता हूँ, तो अगर गुड कॉज शो करता है तो कोर्ट यहाँ पे इसको वो टाइम अलाउ फर्दर कर सकती है। सब रूल 3, पावर टू डिक्री सेल इन फोरक्लोजर सूट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर सूट फाइल किया गया फोरक्लोजर का, उसमें भी जो फाइनल डिक्री पास की जा सकती है वो सेल की कोर्ट कर सकती है, बेशक ये सूट फाइल किया गया फोरक्लोजर का। अब इसमें ये कंडीशन ये है कि जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज हुई है और जो मॉर्गेज की काइंड है ना, वो ये अनॉमलस मॉर्गेज है। अब ये मॉर्गेज क्या होती है मैं उसकी फर्दर डिटेल में तो नहीं जाता हूँ, लेकिन सेक्शन 58G है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, उसमें इसको डिफ़ाइन किया गया है कि ये अनॉमलस जो मॉर्गेज है ये होती क्या है। अभी के लिए इस सेक्शन की हद तक आप इतना समझ लें, इन अ सूट फॉर फोरक्लोजर का सूट फाइल किया गया इन द केस ऑफ एन अनॉमलस मॉर्गेज, लेकिन मॉर्गेज की काइंड अनॉमलस थी। इफ़ द प्लेंटिफ सक्सीड्स, यहाँ पे ये जो प्लेंटिफ है मॉर्गेजी है, इसी ने फाइल किया ना सूट फॉर फोरक्लोजर, ये सक्सीड कर गया, इसकी फेवर में फैसला आ गया। The court may at the instance of any party to the suit or any other person interested in the mortgage security of the right of redemption, तो यहाँ पे कोर्ट किसी भी पार्टी की इंस्टांस पे, उसके कहने पे, उसके अप्लाई करने पे सूट फॉर फोरक्लोजर में जब मॉर्गेज अनॉमलस काइंड की है तो कोर्ट डिक्री जो पास कर सकती है वो सेल की कर सकती है। ये देखें कह रहे हैं इन ल्यू ऑफ डिक्री फॉर फोरक्लोजर, इसके बदले में फोरक्लोजर की डिक्री में क्या आता है, उसका राइट टू रिडेम्पशन जो है वही डिबार होना है। ये कह रहे हैं कि इन ल्यू ऑफ डिक्री फॉर फोरक्लोजर ऑन सच पास लाइक डिक्री इन ल्यू ऑफ द डिक्री फॉर फोरक्लोजर ऑन सच टर्म्स एज इट थिंग्स फिट इंक्लूडिंग द डिपॉजिट एंड द, अब उसके साथ साथ जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह उसके रिगार्डिंग भी डिक्री पास कर सकती है। सो बेसिकली अनॉमलस किस्म की मॉर्गेज होगी तो फोरक्लोजर के सूट में भी कोर्ट ये सेल की डिक्री पास कर सकती है। इसमें सिंपल इतनी सी बात की गई है। सब रूल 4, वेयर इन अ सूट फॉर सेल और सूट फॉर फोरक्लोजर इन विच सेल इज़ ऑर्डर्ड। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि सूट फॉर फोरक्लोजर या सूट फॉर सेल, इनमें जो ऑर्डर पास कर दिया गया कोर्ट की तरफ से इस प्रॉपर्टी को सेल करने का, सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी और पर्सन्स डिराइविंग टाइटल फ्रॉम और सबरोगेटेड टू द राइट्स ऑफ। अब ये यहाँ पे भी वही बात आ गई है, कोई सूट फॉर फोरक्लोजर था, उसमें डिक्री पास हो गई है प्रॉपर्टी को सेल करने की, या सूट फॉर सेल था, उसमें डिक्री पास हो गई या ऑर्डर हो गया किसका कि प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाए। यहाँ पे वो कह रहे हैं जो भी सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी हैं या कोई दूसरे लोग हैं जिनका कोई इंटरेस्ट वगैरह क्रिएट हो चुका है, तो उनके राइट्स, उनकी लाइबिलिटीज़ को भी कोर्ट ने प्रोटेक्ट करना है। ऐसे नहीं होना कि कोर्ट ने सिर्फ, ये हमने जो रूल इससे पहले 3 था 2 था आई थिंक, उसमें पढ़ा था सेम लाइक यहाँ पे भी जब डिक्री पास की जा रही है फॉर द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, तो जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी हैं
या दूसरे जो भी पर्सन जिनका कोई इंटरेस्ट आ गया उनके राइट्स को भी कोर्ट प्रोटेक्ट करेगी, उनको देख के फिर ही फैसला करेगी। रूल 5 फाइनल डिक्री इन द सूट फॉर सेल। अब ये सूट फॉर सेल जो पहले प्रिलिमिनरी डिक्री आया, अब इसमें फाइनल डिक्री की बात हो रही है। ये कब आएगी देखें। सब रूल 1 वेयर ऑन और बिफोर द डे फिक्स्ड और एट एनी टाइम बिफोर द कंफर्मेशन ऑफ द सेल मेड इन परसुएंस ऑफ ए फाइनल डिक्री अंडर सब रूल 3 ऑफ दिस रूल। देखें यहाँ पे जब ये कोई प्रॉपर्टी सेल होती है ना, ये प्रॉपर्टी है, इसको सेल कर दिया गया है। अब इस सेल ने बाद में कोर्ट ने इसको कंफर्म करना होता है। हम एग्जीक्यूशन में भी इसको पढ़ के आ रहे हैं। जब इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो उसी वक्त, जैसे जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें तो वहीं पे पेमेंट करके तो काम खत्म हो जाता है, एब्सोल्यूट हो जाती है। यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी में पहले प्रॉपर्टी सेल होती है, उसके बाद वो कोर्ट के पास जाती है और कोर्ट उसको कंफर्म करती है। यहाँ पे कह रहे हैं इस रूल में कि जब ये प्रॉपर्टी सेल कर दी जाएगी और उसके कंफर्म होने से पहले पहले, सेल होना और बात है, उसकी कंफर्मेशन होना और बात है। इसमें कह रहे हैं कि जब तक कोर्ट उसको कंफर्म नहीं करती उससे पहले कभी भी अगर ये मॉर्गेजर ये जो भी इसके ज़िम्मे अमाउंट थी, इंटरेस्ट वगैरह, एक्सपेंसेस, ड्यूज़, कॉस्ट वगैरह, अगर वो पे कर देता है, यही बात कर रहे हैं। वेयर ऑन और बिफोर द डे फिक्स्ड और एट एनी टाइम बिफोर द कंफर्मेशन ऑफ द सेल, किसी कंफर्मेशन होने से पहले किसी भी वक्त द डिफेंडेंट मेक्स पेमेंट इनटू द कोर्ट all amounts due from him under sub rule 1 of rule 4, the court shall on application made by the defendant in this behalf pass a final decree or if such decree has been passed an order। कह रहे हैं कि अगर तो इसने कंफर्मेशन होने से पहले इसने सारी पेमेंट कर दी कोर्ट में, तो कोर्ट को ये एप्लीकेशन देगा, अप्लाई करेगा कि फाइनल डिक्री आप पास करो। और अगर फाइनल डिक्री पहले ही पास हो चुकी है तो फिर कोर्ट को ये एप्लीकेशन देगा कि अब इसमें आप एक फर्दर ऑर्डर कर दो। अब ये ऑर्डर किसके रिगार्डिंग होना है? वही बातें कि अगर तो डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो ये इसको वापस कर दे, अगर रीट्रांसफ़र करना है तो वो इसको कर दे, और अगर पोजेशन वगैरह है तो वो इसको डिलीवर कर दे। वही बात आ गई। अब इसको जब कोर्ट में इसने सारी पेमेंट कर दी है, फाइनल डिग्री अगर पास नहीं हुई तो वो अप्लाई कर रहा है कि जी मुझे तो मेरी चीज़ें लेकर दो, मैंने तो सारी पेमेंट कर दी है, बात ख़त्म। अच्छा, तो ये वही 3 चीज़ों के लिए व्यू अप्लाई करेगा। फाइनल डिक्री के लिए अगर फाइनल डिक्री कंफर्मेशन हो चुकी होने से पहले किसी भी टाइम फाइनल डिक्री पास नहीं हुई तो फाइनल डिक्री के लिए अप्लाई करेगा। अगर फाइनल डिक्री पास हो चुकी है तो एक ऑर्डर पास करने के लिए एप्लीकेशन देगा कि ये सारे काम कर दो, और पेमेंट कहाँ पे करनी है? कोर्ट में करनी है। सब रूल 2 वेयर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी और पार्ट देयर ऑफ हैज़ बीन सोल्ड इन परसुएंस ऑफ द डिक्री अंडर पास्ड अंडर सब रूल 3 of this rule, the court shall not pass an order under sub rule 1 of this rule unless the defendant in addition to the amount mentioned in sub rule 1 deposits court for the payment of purchaser a sum equal to 5% of the amount of purchased money paid into the court by the purchaser। देखें यहाँ पे कह रहे हैं ठीक है जी, प्रॉपर्टी सेल हो गई है, उसकी अभी कंफर्मेशन नहीं हुई थी, उससे पहले पहले इसने अमाउंट सारी कोर्ट में पे कर दी, ठीक हो गया मसला, मॉर्गेजी का हल हो गया सारा, कोर्ट के भी जो एक्सपेंसेस बन रहे थे वो सब कुछ इसने अदा कर दिए। लेकिन ये जो सेल हुई है इसमें भी तो कोई परचेजर था ना जिसने ये ज़मीन खरीदी है, ये प्रॉपर्टी खरीदी है, इसका क्या कसूर है? तो इसके लिए यहाँ पे फर्दर एक कंडीशन डाल दी गई है कि ये प्रॉपर्टी जो सेल हुई थी जिस भी अमाउंट पे, और जो ये पे कर चुका है उसका 5% एक्स्ट्रा ऑफ द परचेज मनी जो कि इस परचेजर ने पे कर दी है वो भी ये पे करेगा, ताकि ये 5% इस परचेजर को दिलवा दी रहे। इसका क्या कसूर है? ये तो बोनाफाइड परचेजर है, इसका तो नुकसान ना हो। तो इस वजह से यहाँ पे मॉर्गेजर जब प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है तो उसके बाद 5% एक्स्ट्रा पे करेगा परचेजर के लिए। ये हम एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में भी पढ़ के आए थे इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट जी, फिर आगे where such deposit has been made, the purchaser shall be entitled to an order for repayment of the amount of purchase money paid into court by him together with a sum equal to 5%। और जैसे ही ये पे करेगा तो वो परचेजर इंटाइटल होगा, वो कोर्ट में अप्लाई करेगा जो मैं पेमेंट कर चुका हूँ मुझे वो भी वापस दिलाई जाए, जो 5% इसने अदा की हैं मॉर्गेजर ने वो भी मुझे दे दिए जाए। सब रूल 3
where payment in accordance with sub rule 1 has not been made, the court shall on the application of the plaintiff in this behalf pass a final decree directing that the mortgage property or sufficient part thereof sold and that proceeds of sale dealt with in अब ये सब रूल 3 में ये कह रहे हैं कि यहाँ तक अभी तक तो हम पढ़ के आए हैं कि कंफर्मेशन से पहले इस मॉर्गेजर ने पे कर दिया कोर्ट में सारी अमाउंट, लेकिन अगर ये नहीं करता तो फिर क्या होगा, फिर ये मॉर्गेजी कोर्ट में एप्लीकेशन देगा कि जी फाइनल डिक्री पास करें, इसने कोई पेमेंट नहीं की, प्रिलिमिनरी डिक्री भी पास हो चुकी है, इसने पेमेंट नहीं की, तो यहाँ पे ये मॉर्गेजी एप्लीकेशन देगा फॉर द फाइनल डिक्री कि इस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाए और ऑब्वियसली वो सारे खर्चे वगैरह जो है वो कोर्ट में दावदू किए जाए। तो ये सिंपल सी बात थी। ये जो सेल व सूट फॉर सेल भी फाइल कर रहे हो, इसमें पहले प्रिलिमिनरी डिक्री आएगा और उसके बाद फिर फाइनल डिक्री आता है। अगर वो पेमेंट कर देता है कंफर्मेशन से पहले 5% एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करता तो ये एप्लीकेशन देगा कि फाइनल डिक्री पास करके इस प्रॉपर्टी को सेल किया जाए। Rule 6, recovery of balance due on mortgage in suit for sale, where the net proceed of any sale held under the last preceding rule are found insufficient। भाई अब इसमें ये मसला आ गया कि अगर तो प्रॉपर्टी तो हमने कर दी है ये सेल, फाइनल डिक्री आई, प्रॉपर्टी सेल होगी, लेकिन अभी भी ये 12 लाख या 5% मिला मिलू के, सॉरी ये 12 लाख जो टोटल बनते थे, प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख थी, फिर कॉस्ट एक्सपेंसेस जो अदर एक्सपेंसेस वगैरह आ रहे हैं वो सब कुछ मिला मिलू के ये फिर भी पूरा नहीं हुआ। ये प्रॉपर्टी बिकी 10 लाख की, 2 लाख अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये मॉर्गेजी कोर्ट को फिर अप्लाई कर सकता है कि जी इसकी कोई दूसरी अगर प्रॉपर्टी है इस मॉर्गेजर की तो उसको भी सेल करे, यही बताया। वे द नेट प्रोसीड, अब ये प्रॉपर्टी थी बेची गई, 10 लाख की बिकी, 10 लाख इसने लोन देना था, 2 लाख अभी भी बचा खड़ा। ऑफ एनी सेल हेल्ड अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग रूल आर फाउंड इनसफिशिएंट टू पे द अमाउंट ड्यू टू द प्लेंटिफ, द कोर्ट ऑन एप्लीकेशन बाय हिम if the balance is legally recoverable from the defendant, otherwise than out of the property sold, pass a decree for such balance। तो कोर्ट यहाँ पे एक और डिक्री पास कर सकती है कि जो बैलेंस रहता है ना इसका जो भी अमाउंट, उसके रिगार्डिंग कोई और प्रॉपर्टी है तो उसको भी सेल आउट करके तो इसका ये रिकवर किया जाए। लाइट भी चली गई है, मेरा गला भी बहुत ख़राब है, मेरा 2 दिन से बुखार भी नहीं ख़त्म हो रहा, और ये वीडियो मैंने कोई 4-5 दफ़ा पार्ट्स में रिकॉर्ड किया, सो आज बस इतना ही, कल इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे इस ऑर्डर को।